हाँ, तो अपना पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 3 चल रहा था उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़बरदस्त था, आई थिंक आपने सबने याद कर लिया होगा, योजना आयोग कन्वर्ट होकर नीति आयोग, वो पूरा प्रोसेस आप सबको याद होगा। जिसने अगर वो वीडियो ढंग से नहीं देखा है, वो क्लास नहीं ली, तो वापस जाके क्लास ले लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया है, ठीक है, और वो आपने सबने आई थिंक लर्न भी कर लिया होगा। अब अपन बात करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर में योजना आयोग के अलावा और क्या क्या है, मतलब नीति आयोग के अलावा और क्या क्या है। तो अपना जो ये चैप्टर है इसके अंदर आज अपन जो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, वो करते हैं ओडिशा से। एक बार ये पूरी प्रोसेस सीख लेना आप। ओडिशा हिंदी में बोलते हैं उड़ीसा, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हम देश का डेवलपमेंट करने की बात करने लगे, योजनाएं बनाने लगे, प्लानिंग करने लगे, उड़ीसा के अंदर एक चीज़ का पता चला कि उड़ीसा के अंदर एक्चुअल में क्या है कि लौह अयस्क के भंडार हैं, आयरन ओर के, लौह अयस्क के वहाँ पर बहुत ज़्यादा लौह अयस्क के भंडार हमें पता चला, यानी आयरन ओर का वहाँ पर हमें पता चला कि उड़ीसा के अंदर ये है। फिर सीधी सी बात है, जिस भी देश में या फिर जिस भी स्टेट के अंदर ऐसी चीज़ों का पता चलता है, लोहे की डिमांड हमेशा रहती है, आपको पता है। और तो फिर क्या होगा कि वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करेगी कि कैसे न कैसे करके यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाई जाए, ठीक है। तो फिर ओडिशा जो गवर्नमेंट थी, इसमें 3-4 बातें लिखाऊंगा मैं। ये पहली बात है ओडिशा गवर्नमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा गवर्नमेंट यानी कि ओडिशा की जो राज्य सरकार थी, उसके दिमाग में ये थी, उसने क्या करा कि जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल और नेशनल, पूरी बात को समझना, इंटरनेशनल नेशनल जो स्टील मेकर थे, स्टील मेकर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय इस्पात निर्माता जो थे, उनसे इन्होंने MIO कर लिया। MIO का मतलब होता है, इन्होंने सिग्नेचर कर लिए, MOU बोलते हैं, सॉरी MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU इन्होंने कर लिया। इसका मतलब इन्होंने इन कंपनीज़ के साथ में जो नेशनल और इंटरनेशनल इस्पात निर्माता थे, लोहे के जो आइटम बनाते थे, ऐसा मान लो फैक्ट्रियाँ लगाने वाली, उनसे इन्होंने MOU कर लिया, यानी कि इन्होंने उनके ऊपर सिग्नेचर कर लिए, यानी कि सहमति पत्र पर साइन कर दिए। सहमति पत्र MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ING कर लेना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर यानी सहमति पत्र पे साइन कर दिए। बोले ठीक है, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे और ओडिशा के अंदर ये हम, इससे हमारे को बेनिफिट क्या रहेगा। ओडिशा सरकार ने ये सोचा कि इससे एक तो बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि जो हमें यहाँ पर जो पूंजी मिलेगी, निवेश हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। भाई जैसे यहाँ से लोग जो लोहे की कुछ फैक्ट्री लगा लेंगे तो उससे माल यहाँ से दूसरे देश भी भेज सकते हैं, और यहाँ पर भी जैसे लोहे के ट्रेनें वगैरह जो भी आइटम्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इनकी पूंजी निवेश हमारे लिए, क्योंकि हर देश को, हर राज्य को पूंजी पैसा तो चाहिए ही चाहिए, तो दोनों ही फ़ायदे हो जाएंगे। सरकार ने ये सोचा और सरकार का सोचना सही भी था। ये बात अपन कर रहे हैं ओडिशा गवर्नमेंट की। अब मेरी बात सुनना, अब होगा क्या कि ये जो इलाका है जहाँ पर ये फैक्ट्री लगनी है, वहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है ये, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन भी रहती है, ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट है, वहाँ पर कौन रहते हैं, आदिवासी लोग, ट्राइबल पॉपुलेशन यानी कि जनजाति वाले जो लोग हैं, आदिवासी बोल दो, ठीक है, आदिवासी लोग रहते थे। अब आदिवासी ये सोचते थे कि अगर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग गई तो हमारे लिवलीहुड छिन जाएगी, यानी कि हमारी आजीविका छिन जाएगी, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वहीं से लकड़ी काटना, सामान, जो जंगलों में रहते थे, तो उनको एक तो ये डर था, है ना, कि लिवलीहुड हमारी छिन जाएगी, आजीविका छिन जाएगी, फैक्ट्रियाँ लग जाएगी तो। और दूसरा उनको ये डर था कि हमें यहाँ से घर से निकलना भी पड़ सकता है, घर से निकलना पड़ेगा, कि हम एक तो यहाँ पर जैसे झुग्गी झोंपड़ी बना के रह लेते हैं आराम से, यहाँ से भी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये उन आदिवासियों को इस चीज़ का डर था, तो उन्होंने इसका बहुत भयंकर विरोध किया। ये कोरियन कंपनी थी कोई,
वहाँ पर जिसने प्लांट वहाँ पर लगाया था झारखंड के अंदर, तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और काफ़ी, लेकिन फाइनली बाद में तो सरकार की खैर मान ली गई। तो ये एक तो ये प्लान इनका था। तो बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये सीधे सीधे एक एक मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे। ये ओडिशा गवर्नमेंट की क्या सोचती, आदिवासियों की क्या सोचती, और तीसरी जो बात आती है वो वहाँ के जो पर्यावरणविद लोग हैं, पर्यावरणविद का मतलब होता है जो एनवायरनमेंट को मानते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। इनका क्या सोचना था, इनका ये सोचना था कि इससे पर्यावरण जो है वो पोल्यूट होगा, इन्वायरमेंट जो है मतलब जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होगा। अगर इस तरह की यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। इन्होंने भी इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। हालांकि रोज़गार मिल रहा है, देश में पूंजी भी आ रही है, पड़ा पड़ा सड़ेगा नीचे, क्या मतलब उसका। फैक्ट्री लगानी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन हमारे पास में मशीनरी थी नहीं, इसलिए अपने इंटरनेशनल बाहर की कंपनी को बुलाया। चलो, लेकिन इसका भी विरोध हुआ। चौथी बात आती है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि जो केंद्र सरकार थी, इस पर जाता है फिर फैसला। देखो, पहले मामला राज्य सरकार का होता है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, राज्य सूची का मुद्दा है। लेकिन अगर मामला नहीं बैठता तो फिर केंद्र सरकार से इसमें परमिशन भी लेनी पड़ती है। बड़ा काम के लिए, इतनी बड़ी अगर कुछ काम करना हो तो केंद्र सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार ने सोचा कि ये भी विरोध कर रहे हैं, आदिवासी लोग भी विरोध कर रहे हैं, सरकार हमारे साथ में है, लेकिन अगर ये जो केंद्र सरकार की सोचना था कि अगर काम नहीं किया तो इससे एक तो इन्वेस्टमेंट का लॉस होगा, एक तो इन्वेस्टमेंट में इतना भारी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा था, मतलब रोज़गार मिल रहा था, वो भी नहीं मिल पाएगा। इतना रोज़गार, लाखों हज़ारों को रोज़गार मिल जाता है इससे, फैक्ट्री लगा देते तो। तीसरा, ये एक बात, एक गलत मैसेज जाएगा, एक बैड एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बैड एग्जाम्पल कि क्या, कि सरकार कुछ काम करना चाह रही थी और बैड मैसेज आएगा कि जनता के बीच में, कि फिर भी जनता की छोटे मोटे विरोध से और मामला दबा लिया गया, जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता, उसको दबा लिया गया। तो केंद्र सरकार हमेशा चाहती थी कि नहीं, ये फैक्ट्री लगे, और फाइनली क्या ये लग गया। लेकिन थोड़ा सा विरोध की बातें 1 मार्क्स के अंदर अपन को पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। ये थोड़ा सा ओडिशा की मामला था, ठीक है। इस तरीके से छोटे मोटे विरोध तो होते ही रहते हैं, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट फैसला कर देती है, काम हो जाता है। लेकिन अब एक चीज़ मैं और क्वेश्चन आपसे बनाता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है छोटा सा, इसी से रिलेटेड ही है। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि जो डिसीज़न है, पूरी बात समझना, डिसीज़न, निर्णय, ये क्वेश्चन बनता है, और निर्णय भी किस में, देश के डेवलपमेंट में। पूरी बात समझना, देश का जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है, जो देश का विकास है, इस विकास में निर्णय किसके होने चाहिए। किसी भी देश के, किसी भी जगह के, किसी भी राज्य के, किसी स्टेट के डेवलपमेंट के जो डिसीज़न है वो किसके होने चाहिए। वो जनता के होने चाहिए, या फिर वो जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो सब्जेक्ट मतलब उस विषय के बारे में जानते हैं, स्पेशलिस्ट जिनको बोलते हैं अपन, यानी कि विषय विशेषज्ञ जो होते हैं वो, या जनता, या फिर तीसरा जो मैं कह सकता हूँ वो कह सकता हूँ जनप्रतिनिधि, यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। बहुत लेवल की बात पूछी है मैंने, बहुत लेवल की, जो सीधे सीधे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो डेवलपमेंट के विकास के अंदर निर्णय जो है, डिसीजन जो है, वो किसका होना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? आई थिंक आपने अभी तक गैस कर लिया होगा, सोच लिया होगा। जनता की अपन अगर बात करें तो हाँ, जनता से राय ली जा सकती है, लेकिन जनता से तो राय लेना कोई खास मतलब का नहीं रह जाएगा, क्योंकि जनता फिर वही बात है, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा। अगर उसकी खेत भी लगता है तो कहते मेरा खेत चला जाएगा, तो वो उससे तो खास कोई वो नहीं है। विषय विशेषज्ञों से राय या एडवाइस ले लेनी चाहिए, जो उसके बारे में जानते हो, कि भाई इस लोहे की फैक्ट्री यहाँ लगा देनी चाहिए तो यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा, इतना को लोगों को काम मिल जाएगा और बहुत सारा लोहा मिल जाएगा, इतना बेनिफिट वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन फाइनल डिसीजन ये होना चाहिए, पॉलिटिकल निर्णय तो हमेशा राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जो ये जनप्रतिनिधि होते हैं ना, इन दोनों से राय ली जा सकती है, ध्यान से समझना, इन दोनों से एडवाइस ली जा सकती है,
एडवाइस ओनली फॉर, यानी कि राय ली जा सकती है, लेकिन डिसीजन यहाँ होना चाहिए। निर्णय हमेशा किसका होना चाहिए? वो जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए, कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता से जीत के आते हैं और जनता की हर प्रॉब्लम को जनप्रतिनिधि यानी कि एमएलए, एमपी, सरपंच, अपने मेयर, ये जितने भी छोटी पोस्टें से लेके ऊपर तक ये जितने भी होते हैं ये जनप्रतिनिधि होते हैं। ये जनता की हर परेशानी को जानते हैं, समझते हैं, तो डिसीजन इनका होना चाहिए। ये आई थिंक आपके दिमाग में फिट आ गई होगी बात। छोटी सी बात थी, इस पर भी अपने एक क्वेश्चन बनाएंगे, इस पर भी एक क्वेश्चन है, लेकिन अभी छोटा सा ऐसे मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जनता के बारे में वो सब जानते हैं, ठीक है, ये बात होगी। और अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एक बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉम्बे प्लान, ठीक है। हाँ, हिंदी में बोले तो हिंदी में बॉम्बे प्लान ही है, ठीक है, बॉम्बे प्लान पढ़ेंगे। और इसके बाद में अपन ने जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5 ईयर प्लान, वो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे और सेकंड पढ़ेंगे। आपके इस चैप्टर के अंदर 2 ही मेन है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं, जो प्रथम और द्वितीय जो थी वो दोनों अपन इसके अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये छोटा मोटा सा चार्ट आपको बना लेना चाहिए हमेशा ही, ताकि चैप्टर की कहते हैं ना कि एकदम पूरी पता चल जाए समरी मामला क्या है। इसके बाद में अपन कुछ आगे बात करेंगे कि हमने जो डेवलपमेंट किया उनकी शुरुआत कैसे करी, नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, ये सब बातें पढ़ेंगे अपन। इसमें एक इम्पोर्टेंट है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। एक अपन पढ़ेंगे हरित क्रांति को, अच्छा गेहूं क्रांति भी बोलते हैं, दूसरा नाम है गेहूं क्रांति। गेहूं क्रांति यानी कि वीट रिवॉल्यूशन। वीट रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पर गेहूं की पैदावार ज़्यादा हुई थी, क्योंकि अपन एक्चुअल में गेहूं अमेरिका जैसे देश से लेते थे। क्योंकि हमारे हुआ क्या था, अच्छा एक वेरी इससे रिलेटेड एक चीज़ ये भी बता देता हूँ पूरा, हमारे देश के अंदर खाद्य संकट आ गया था, फूड क्राइसिस, और ये बेसिकली आया कहाँ पर था? बिहार में। ये जो फूड क्राइसिस आया था, हमारे देश की हालत ख़राब हो गई थी, बिहार के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था, बिल्कुल अकाल की स्थिति पड़ गई थी और वहाँ पर खाने के दाने नहीं थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो उस टाइम पर हमने गेहूँ अमेरिका से लिए थे, अमेरिका से गेहूँ ले लेके अपने इतना आदी हो गए, तो अमेरिका हमारे ऊपर कुछ फोर्स करने लग गया, हमें दबाने लग गया कि आपके पास है क्या। वो तो बड़े लेवल की बात है, खैर अभी बताऊँगा नहीं मैं। अमेरिका ऐसे टोन कसने लग गया कि आपके पास है क्या, आपको खाने के लिए दाने मैं देता हूँ, खाने के लिए दाने तो नहीं है आपके पास, वो भी मैं देता हूँ। तो खाने के दाने अगर हमारे को अमेरिका देता है, तो इसको हमारे दिमाग में ये बात खटकी और हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, और गेहूं की क्रांति जो है, गेहूं सबसे ज़्यादा पैदावार हुई थी, इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति या फिर गेहूं की क्रांति इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। दोनों नाम आ जाए तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। फिर अपन पढ़ेंगे खाद्य संकट जो बिहार के अंदर था, वो पढ़ेंगे अपन। इसमें अपन दुग्ध क्रांति भी पढ़ेंगे, ठीक है। दुग्ध क्रांति थी जो अपन ये अमूल दूध वाला था, है ना, अमूल दूध कंपनी की फैक्ट्री लगाने वाले थे, पूरे सिस्टम इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है, वो कोरियन थे, वो भी पढ़ेंगे। तो मतलब बहुत कुछ नॉलेजेबल बातें इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस आपको अच्छा एक वो भी था भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, ये भी कुछ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपन, लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार, ठीक है, ये बात थी। और फिर एक छोटी सी बात बता दूं आज के सेशन को शुरू करने से पहले, कि आपको नोट्स मेरे साथ के साथ उतारना पड़ेगा, पीडीएफ नहीं भेजूंगा अब आपको। मैंने देख लिया कि अपनी पीडीएफ से खूब सारे लोग ऐसे हैं जो उस पीडीएफ का मिसयूज़ भी कर रहे हैं, जगह जगह मैं नोटिस किया, उसको पता चल जाता, आपको पता है। और आप लोग भी क्या कर रहे हो कि पीडीएफ से ही उतारते हो और यहाँ उतारते नहीं हो, फिर वो काम बर्डन बढ़ जाता है और पीडीएफ एक्स्ट्रा हो जाती है। खूब सारे ऐसे हैं जो उतार भी नहीं पाते, तो वो कोई आगे देखूंगा मैं। अभी मेरे साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं, अगर पढ़ाई करनी है, अगर वाकई आप 95+ बनाना चाहते हो तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, ये सोच मत लेना। जो बोओगे वही आप पाओगे, या फिर ऐसा मान लो कि वही आप काटोगे, तो जो बोओगे वही काटोगे, जैसी मेहनत करोगे रिजल्ट वैसा ही मिलना है, इस बात का ध्यान रखना। बात करते हैं जो मैंने अभी बताई थी वहीं से, हेडिंग लगाएंगे आप, ओडिशा में लौह अयस्क का विशाल भंडार, लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन ओडिशा, ठीक है। क्या क्या था देखते हैं कि ओडिशा की राज्य सरकार वो जो मैंने बातें बताई सारी, इसमें तो वही है। 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ओडिशा की राज्य सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में ज़रूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। दूसरी बात, आदिवासियों का डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी।
The state government of Odisha believes that this would also lead to necessary capital investment in the state and employment opportunities would also emerge in large numbers. Tribals fear मतलब आदिवासियों का डर था कि if industries are set up here तो they will have to be displaced from their homes and livelihood will also be snatched away, और हमारी जो आजीविका है वो भी छीन जाएगी। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, उनको इस बात का डर था कि खनन और उद्योग पर्यावरण जो है उससे खनन होगा, भाई खुदाई तो होगी, ज़मीन की खुदाई होगी, उससे उद्योग पर्यावरण जो है वो प्रदूषित, खनन और उद्योग से जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होगा। यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट फियर दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्री विल पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, माइनिंग और इंडस्ट्री से जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा। चौथी बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, केंद्र सरकार को ये लगता था कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी अगर हमने, तो फिर ये इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंच सकती है। क्योंकि यह करोड़ों अरबों बिलियन डॉलर का ये एक तरीके से निवेश था, और इतना बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट खो दिया, क्योंकि अगर लोगों के मान के मना कर दिया तो बहुत गलत मैसेज जाएगा और पूंजी निवेश जो हमारा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कंट्री का जो वो हिंडर हो जाएगा, इनकी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, कम हो जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट इफ़ इंडस्ट्री इज़ नॉट अलाउड टू सेट अप तो इट विल सेट ए बैड प्रेसिडेंट एंड हिंडर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। ये चारों बातें मैंने बताई थी, वर्डिंग में लिख दी, अच्छे से आप लिख लेना, ये बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी था कि 2 टॉपिक आएंगे, वामपंथी और दक्षिणपंथी, लेफ्ट विंग और राइट विंग, और मैंने कहा था कि अपन इस नेक्स्ट चैप्टर 3 में इस पर डिस्कस करेंगे, ये वही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन सीधा पूछा भी गया है। वामपंथी कौन होते हैं कि वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं या फिर उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं और इन सब को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। बहुत ईजी है। वामपंथी का मतलब है जो गरीबों को या समाज के लोगों की हेल्प करे, ठीक है, सामाजिक समूह कोई से भी हो, किसी भी जाति वर्ग का समूह, उसकी हमेशा हेल्प करना चाहते हैं और सरकार का भी सपोर्ट करेंगे अगर सरकार इनके लिए कुछ काम करती है, गरीबों के लिए और समाज के समूह के लिए, वो लेफ्ट विंग होते हैं। तो लेफ्ट विंग कर लेना, या फिर लेफ्ट भी वैसे ठीक है। लेफ्ट विंग यूजुअली रेफर्स टू दोज पीपल हु फेवर पुअर एंड बैकवर्ड क्लास सोशल ग्रुप एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट बेनिफिट्स ऑल ऑफ देम। अगर इनका किसी का भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट करेंगे, वरना विरोध करेंगे। वामपंथी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी कि सरकार को इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर गैर ज़रूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दक्षिणपंथी वो लोग हैं, ये हैं बिजनेस वाले, पैसों वाले, जो बिजनेस करना चाहते हैं और सरकार को टैक्स के लिए मना करते हैं कि आप ज़बरदस्ती GST CGST ये मत लगाओ, हमारे ऊपर टैक्स मत लगाओ, खुली प्रतिस्पर्धा छोड़ दो, मार्केट को खुला छोड़ दो। एक बात बताओ, खुली मार्केट की मतलब आप समझते हो? मैं एक बात छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप किसी मार्केट में जाते हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं चीनी का, तो आप वहाँ जाके पूछते हो चीनी क्या रेट है, तो चीनी वाला आपको ये कहता है कि 40 रुपये किलो या 50 रुपये किलो, ये आपको कहता है। अगर वो 50 रुपये किलो कहता है तो पूरे मार्केट में घूम जाना, आपको चीनी 50 रुपये किलो मिलेगी, सभी दुकानों पूछ लेना भले। ये होता है एक फिक्स रेट, गवर्नमेंट का ऊपर से प्रेशर होना ही इस चीज़ पे। आप कहीं से अगर घी लेने जाओगे और घी की अगर आपको 600 या 700 जो भी रेटें होती होगी, आई डोंट नो, बट मतलब ऐसा कुछ है, अगर इतना रेट है उसकी, तो कहीं पर भी चले जाना, सरस की जो भी कंपनी अलग अलग होती है उनमें ये फिक्स रेट का हो जाएगा। और चीनी, क्योंकि देखो मुझे इसका आइडिया नहीं, हम देसी घी खाने वाले लोग हैं, और देसी घी तो आपको अमूल्य है, उसका तो कोई रेट ही फिक्स नहीं है, वो तो हज़ारों का होता है। तो ये जो दुकानों वाले खाते हैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो अगर ये रेटें हैं तो ये रेट आपको फिक्स मिलेगी। ये होता है सरकार का प्रतिबंध। अगर गवर्नमेंट ये कह रहे हैं ना, दक्षिणपंथी जो कहते हैं कि खुला मार्केट होना चाहिए, तो इस दुकान पे गए तो चीनी 50 की मिलेगी, उस दुकान में जाओगे तो चीनी 60 की मिलेगी, मनमर्जी चलेगी, ज़बरदस्त कंपटीशन होगा और हर कोई लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए करेंगे, मार्केट की रेटें हाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये गरीबों के लिए कभी नहीं होगा, गरीब यहाँ पहुँच नहीं पाते, कभी भी गरीब इतनी शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे ऑयल ला देंगे अलग अलग कंपनियों के, जो 1000 रुपये लीटर ऑयल बिकता है, जबकि एक्चुअल में 100-150 रुपये में लीटर वाला तेल गरीब ला सकता है, इससे ज़्यादा कैसे लाएगा वो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं।
दक्षिणपंथी ऐसे लोग होते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे खुला बाजार क्या होता है। इसलिए गवर्नमेंट प्रेशर रखती है और हर इसके ऊपर जीएसटी सीजीएसटी का सब गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ताकि उस पैसे से गवर्नमेंट लोगों को क्या कर सके, लोगों का विकास कर सके, डेवलप कर सके। तो राइट रेफर्स टू दोज पीपल, या फिर राइट विंग्स बोल देना, people who believe that progress can be made only through open competition and market oriented economy. That is, the government should not interference unnecessarily in the economy. यानी कि ज़बरदस्ती कोई छोटे मोटे टैक्स नहीं लगाने चाहिए, ये इनकी सोच है। एक वर्ड आता है 1 मार्क्स की डेफिनेशन, ये भी आ सकती है न्यूज़। मैं लगातार 1 मार्क्स सेक्शन बता रहा हूँ। वामपंथी लेफ्ट विंग, दक्षिण विंग राइट विंग, दक्षिणपंथी राइट विंग, और न्यूज़न, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। प्लानिंग, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ये कार्यों को क्रमबद्ध रूप से संपादित करने की एक मानसिक पूर्व प्रवृत्ति है, ठीक है। और ये कार्य करने से पहले सोचना है तथा अनुमानों के साथ, अनुमानों के स्थान पर तथ्यों को ध्यान में रखकर काम करना है। ये बात समझ में आई आपको? यानी कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। प्लानिंग, आप कोई काम करते हो, जैसे मैंने आपको टाइम टेबल दिया, तो वो एक मैंने प्लानिंग करी और आपने उस पर गौर किया कि हाँ यार बिल्कुल इस प्रोसेस से करना चाहिए। प्लानिंग हम सब मिलके करते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। वो एक मानसिक पूर्व है, मतलब काम करने से पहले जो माइंड सोचता है वो है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। और ये कार्यों को क्रमबद्ध रूप से किस हिसाब से करना है, कब हिस्ट्री पढ़नी, कब ज्योग्राफी पढ़नी, कब पॉलिटी पढ़नी, इकोनॉमी पढ़नी, कब हिंदी, कब इंग्लिश, ये सब कैसे पढ़ना है सिस्टमैटिक ढंग से, उनकी एक मानसिक पूर्व प्रवृत्ति है। काम करने से पहले, माइंड से पहले की प्रोसेस है। और ये कार्य करने से पहले सोचना होता है कि मैं मॉर्निंग 5 बजे उठूँगा, 4 बजे उठूँगा, तो इस तरीके से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। और अनुमानों के स्थान पर तथ्य, फैक्चुअल बात है, ऐसे नहीं कि अंदाज़ा लगा लिया, ऐसा नहीं, फेल बिल्कुल कि मुझे सुपर 30 की जो व्याकरण के जो इंग्लिश के अंदर चल रहा है वो प्रोसेस अपन हिंदी वाला, तो करना है, फैक्चुअल बात है, अनुमान नहीं कर लिया कर लूँगा, ऐसा वैसा नहीं। तथ्यों को ध्यान में रखकर काम करना है, क्योंकि तथ्य का मतलब ये है कि फैक्चुअल बातें हैं कि हमें वो करनी पड़ेगी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, अच्छी बात है, वो चीज़ है। तो ये हो गया, इट इज़ इन प्री मेंटल टेंडेंसी टू परफॉर्म टैक्स सिक्वेंटली, इट इज़ टू थिंक बिफोर डूइंग द वर्क एंड टू एक्ट कीपिंग इन माइंड द फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ गेसेस। बहुत ईजी है, ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है। अगला बॉम्बे प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था लिखा दूंगा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। बॉम्बे प्लान 1944 के अंदर की बात है। उद्योगपतियों का एक तबक्का था, मतलब सारे जो बिजनेसमैन तो इकट्ठा, उनका इकट्ठा ग्रुप, तबक्का मतलब ग्रुप, एकजुट हुआ और इस समूह ने क्या करा, देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया कि चलो अपन एक काम करते हैं सब मिलके, यार देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है, इसके लिए कुछ काम करते हैं सारे जो जने मिलके। बॉम्बे की बात है, 1944 की बात है, तो इसलिए बॉम्बे प्लान कहते हैं इसको, ठीक है। संयुक्त का मतलब सब मिलके तैयार किया, इससे बॉम्बे प्लान कहते हैं। यानी कि सेक्शन ऑफ द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गोट टुगेदर इन 1944 एंड ड्राफ्टेड जॉइंट प्रपोजल लेके आए, संयुक्त प्रस्ताव लेके आए फॉर सेटिंग अप प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री। देश में इकोनॉमी कैसे सुधारी जाए, इसलिए इसका नाम हो गया, दिस वाज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान, इसलिए इसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे के अंदर की बात है और 1944 की बात है। फिर इसी को थोड़ा सा 2 मार्क्स में जब आ जाता है, 1 मार्क्स के इतना बहुत है, लेकिन 2 मार्क्स में आ जाता है तो एक लाइन और लिख दी अपन ने, वो ये कि द इंटेंशन ऑफ द बॉम्बे प्लान वॉज टू टेक मेजर स्टेप्स इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स। बॉम्बे प्लान एक्चुअल में चाहता क्या था, उसकी मंशा क्या थी, उसका इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन ये था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाई जानी चाहिए गवर्नमेंट को। इन्होंने ये कहा कि अगर आप इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगाओगे तो फिर देश की इकोनॉमी कभी नहीं सुधरेगी। फैक्ट्रियाँ लगाओ, इंडस्ट्री लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे वो ओडिशा वाला एग्जाम्पल लिया था अपन ने। अगर वैसा करोगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और देश में पैसा भी आएगा। ये बात है। नेक्स्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके, और बस ये पूरा जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाता अपना वीडियो, आज पूरी क्लास पूरी इसी पर चलेगी। अब ये कि पहले 2 दशकों में विकास की रणनीति क्या रही, ग्रोथ स्ट्रैटेजी इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स, क्या क्या हमने किया। इसमें हम दोनों इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ध्यान से समझना। ये आ सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, तो भी यही आंसर है। और ये आ सकता है कि 2 दशक में कैसा डेवलपमेंट हमने किया, तो भी यही आंसर है।
भारत के योजना आयोग ने विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना, जिसमें अगले 5 साल के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। ये हमने प्लान किया था क्या कि हमने देश का विकास कैसे करना है। इसके लिए हमने क्या करा कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं के ऑप्शन को चुना कि नहीं भाई, हम अलग देश में जैसा हो रहा है अमेरिका वगैरह में हम वैसा नहीं करेंगे। हम 5-5 साल का एक ग्रुप बना देंगे, एक प्लान करेंगे कि ये 5 साल, इस 5 साल में क्या करना है, उसमें पूरा खर्च कितना करना है, किस फील्ड में कितना खर्च करना है, हम इस सिस्टम चलेंगे। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया opted for 5 years plan for development in which his income and expenditure will be planned for the next 5 years। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको योजना आयोग नहीं पढ़ा था तो ये चीज़ें कैसे समझ में आती, इसलिए मैंने मेरी सीक्वेंस से पढ़ना, पार्ट 1 मैंने उस योजना आयोग एक्सप्लेन किया इसलिए ताकि ये चीज़ सारी समझ में आ जाए। तो योजना आयोग ने ये 5 साल का प्लान दे दिया हमें। दूसरा, इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार, अच्छा ये तो आपने देखा होगा कि 60% हिस्सा गवर्नमेंट देगी, पैसा देगी, और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ऐसा इनका रेशियो होता है बहुत सारे प्रोग्रामों में, ठीक है, वो वाली चीज़ है। कोई भी अपन बिजनेस करते हैं, किसी भी राज्य के अंदर, कोई स्टेट के अंदर कोई काम होता है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार दोनों मिल के काम करते हैं। उनका कोई 60-40 का, कभी 80-20 का, कभी 50-50 का रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, के बजट को 2 हिस्सों में बांट देंगे कि भाई जो भी, जैसे केंद्र सरकार का हिस्सा, राज्य का जो हिस्सा आया, सपोज ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास में 5 लाख रुपए आए, ठीक है, 5 लाख मान लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 2 हिस्सों में बांट दो, ये 5 लाख है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी, ऐसा मान लो, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का ये हमारे पास में पूरा पैसा आ गया। इसको हमने 2 हिस्सों में बांटना है, 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा कौन सा होगा, देखो ये रहा कि इस 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 1 पार्ट वाज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी जो पहला प्लान होगा वो गैर योजना व्यय का होगा कि हम बिना योजना, इसमें योजना में पैसा खर्च नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे ईयरली प्लान, यानी इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मदों पर खर्च करना था। यानी कि जैसे 5 साल में हमें खर्च करना है, सपोज 25 लाख, पूरी बात समझना, 5 साल में तो 25 लाख खर्च करना है, हर साल 5 लाख खर्च करना है। वो इस फर्स्ट वाले हिस्से में आ गया कि चलो भाई 5 लाख रुपए लाओ, इस साल 2022 के अंदर 5 लाख खर्च करना है, 23 में फिर 5 लाख खर्च करना है। लेकिन ये जो 5 लाख खर्च करने हैं, ये 5 लाख हमें दैनिक मदों का मतलब जो रोजाना की नीड है, चाहे वो फल सब्जियाँ, अनाज, जितने भी कपड़ा, जितनी भी ज़रूरतें हैं, उस पर हम 5 लाख खर्च करेंगे। और फिर कुल मिला के तो 25 लाख करने ही करने, वो दूसरे में रख लिया, ये योजनाओं में कुछ और प्लानिंग के अंदर उसमें खर्च करना है। यानी इसके अंदर सड़क निर्माण आ सकता है, रेलवेज़ का, मतलब बहुत सारे काम आ सकते हैं दूसरे हिस्से में। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था, मतलब सेकंड जो था वो पार्ट प्लानिंग एक्सपेंडिचर, इसमें प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग पर खर्चा करेंगे। इसके अंदर योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 साल की अवधि में कितना खर्च करना है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर दिस इट वॉज टू बी स्पेंड ओवर पीरियड ऑफ 5 years कीपिंग इन माइंड द प्रायोरिटीज सेट इन द प्लान। जो खर्च करना, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है, इस कंटिन्यू का मतलब अभी और चलेगा ये। फिर हमने क्या करा, प्रथम पंचवर्ष योजना आई, वो तो छोटी मोटी बातें ऐसे स्टार्टिंग में आंसर में आपको लिखनी है। फिर हमने पहली पंचवर्ष योजना के अंदर क्या किया, टाइम पर, यानी कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लो। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली, ठीक है, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोशिश देश को गरीबी की मकड़जाल से निकालना था। गरीबी पूरी मकड़ी जैसे जाला बनाती है, और किस हिसाब से उस जाले के अंदर, आपको पता है मकड़ी कहीं बैठ रहती है, जाला कहीं बना लेती है, और उसके अंदर छोटी मोटी जितने भी कीड़े मकोड़े छोटे जानवर उसको फंसा लेती है, अपना खाना बना लेती है, और चारों ओर फिर घूम के आपने देखा होगा मकड़ी कैसे उसको पैक करती है। वैसे ही गरीबी के मकड़जाल में इतने उलझ गए थे, तो पहला काम था कि मकड़जाल से निकालो, गरीबी से निकालो। यानी कि द फर्स्ट 5 year प्लान वॉज एन अटेम्प्ट टू लिफ्ट द कंट्री आउट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से निकालना। दूसरा, इस योजना में ज़्यादा जोर कृषि पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मेन काम क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो था कृषि क्षेत्र। ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर देना है कि खेती बाड़ी ज़्यादा करो, अनाज पैदा होना चाहिए, लोगों के पास अनाज नहीं, खाने के लिए दाने जब होंगे तब आगे कुछ होगा, है ना। तो वो चीज़ है, इसलिए कभी कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया कब होगी, जब कुछ खाओगे, अच्छा खाओगे, ठीक है, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ।
अगली बात, इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, जैसा कि भांगड़ा नांगल जैसी विशाल परियोजनाएं लगाई हमने, उसमें देश ने बड़ी राशि इसके अंदर इन्वेस्ट की थी। बहुत ईजी है। अंडर दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन द फील्ड ऑफ डैम्स और एंड इरिगेशन। हमने ज़्यादा क्योंकि खेती बाड़ी करना है, खेती बाड़ी करेंगे तो क्या करेंगे, सिंचाई, यानी कि डैम्स बनाए हमने, क्या बनाए, यानी कि बांध और सिंचाई काम ज़्यादा किया। नहरों से जोड़ा देशों को, जगह जगह मतलब राज्यों को नहरों से जोड़ा ताकि सिंचाई हो। यूज फंड्स वर अलोकेटेड फॉर यूज प्रोजेक्ट लाइक भांगड़ा नांगल। भांगड़ा नांगल से आपको पता है कितनी ज़्यादा सिंचाई होती है, ये परियोजना अपने 10th में पढ़ी थी। तो इस भांगड़ा नांगल परियोजना या फिर भांगड़ा नांगल प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया ताकि कैसे न कैसे हर गरीब या हर किसान के पास पानी पहुंच सके। और इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया और उससे देश के विकास की बुनियादी चीज़, उसको देश की बुनियादी चीज़ माना कि जो लैंड रिफॉर्म किए जाने चाहिए, जो भूमि सुधार बिना गड़बड़ हो जाएगी। यानी इन दिस प्लान द एम्फेसिस वाज ऑन लैंड रिफॉर्म एंड इट वाज कंसिडर्ड द बेसिक थिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि भूमि सुधार होना ज़रूरी है, कहीं उबड़ खाबड़ ज़मीन है, कहीं कोई ऐसी मिट्टी है और बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह पहले के राजा महाराजाओं के सिस्टम से वो सबको प्रथाओं को मेटो और छोटे छोटे जो किसान टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करके किसानों को ज़मीन दी जाए, थोड़ा सुधार हो। ठीक, अब अपन दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक ही चली। ठीक है, और इस योजना में भारी उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली के अंदर किस पर जोर दिया गया, कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, 1 मार्क्स का सीधा सीधा। दूसरी पर भारी उद्योगों का विकास पर जोर दिया गया। एम्फसाइज वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, हेवी इंडस्ट्रीज का मतलब है भारी उद्योग धंधे, ऐसा मान लो कि उद्योग इंडस्ट्री पर ज़्यादा जोर देंगे सेकंड के अंदर। और इस योजना की कोशिश तेज़ गति से संरचनात्मक बदलाव करने की, तेज़ गति से इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमेशा डेवलपमेंट जल्दी होगा। द प्लान वाज अटेम्प्ट टू मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस एट ए रैपिड पेस, थोड़ी स्पीडली काम होगा करना, ये मेन टारगेट था। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, किसी विदेशी माल का हमारे देश में आना इंपोर्ट, हमारी चीज़ का विदेशों में जाना एक्सपोर्ट, निर्यात। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे कोई विदेशी सामान, जैसे एप्पल का फ़ोन है, ये पता है आपको विदेश की कंपनी है, तो यहाँ जब एप्पल का फ़ोन बिकेगा तो गवर्नमेंट उसके ऊपर 50-100%, 200% टैक्स लगाती है। इस वजह से वो महंगा हो गया। ठीक है, इंडिया का प्रोडक्ट इतना अच्छा है नहीं कि अपन ले पाएँ, वरना विदेशी प्रोडक्ट महंगा होने का एक ही कारण है कि हम सोचते हैं 200% उस पर टैक्स लगाते हैं, चाहे गाड़ियाँ क्यों ना हो। जैसे हम अपनी जो ये महिंद्रा की गाड़ी है, वो इंडिया की कंपनी है महिंद्रा, तो महिंद्रा की गाड़ियाँ सस्ती होगी, विदेशी उसी लेवल की गाड़ी बहुत महंगी होगी क्योंकि हम टैक्स लगाते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए गवर्नमेंट विदेशी गाड़ियाँ बिको, गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा लेती है, उसे ऐंठती है। वही चीज़ है, इन्होंने भी सेम करा कि हमारी यहाँ की चीज़ों को, तभी तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो या महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा बिकती है, डीजल में खूब सारी बिकती है। मारुति सुजुकी विदेशी कंपनी, वो भी ठीक बिकती है, लेकिन उसका तो प्रोडक्ट हल्के होते हैं। तो वैसे इन्होंने क्या करा कि हमारी जो यहाँ की जो देसी जो उद्योग है, हमारे यहाँ के जो हैं उनको बचाना है। तो फिर बोले क्या करें, तो उनको बचाने के काम करो, जो विदेशी माल आता है उस पर टैक्स लगाओ भयंकर। तो इन्होंने क्या कर दिया कि आयात शुल्क जो है वो अच्छा खासा लगाया, आयात प्रभावी शुल्क खूब लगाया। इस नीति से क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, गवर्नमेंट को टैक्स मिला, उससे यहाँ के लोगों को और ज़्यादा उसमें गवर्नमेंट ने पैसा लगाया। तो ड्यूटी टू ये हो गया, हाँ, चार्ज ड्यूटी बढ़ा दी हमने। इसलिए इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, दिस पॉलिसी हेल्प द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में हमें थोड़ा ग्रो करने का मौका मिला। और हमने बिजली में, रेलवे में, इस्पात मशीनरी में, संचार, इन सब के अंदर पैसा लगाया, अच्छा खासा डेवलपमेंट किया। इंडस्ट्री सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरी एंड काफ़ी सारी कम्युनिकेशन बिजनेस, सब के अंदर हमने पैसा लगाया क्योंकि हमारे पास टैक्स वगैरह इससे अच्छा खासा आ रहा था। तो ये चीज़ें आप आई थिंक आपने समझ ली होगी। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ईजी है। तो अब मैंने 2 बातें लिखी है, ये दोनों ही नोट है। ठीक है, नोट 1 मार्क्स में। KN राज, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के कहते हैं ना कि विशेषज्ञ थे। तो ध्यान रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। आप चाहो तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के नीचे इसको भी लिख सकते हो, चाहो तो नोट लगा के, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हुआ उसके नीचे लिख देना तो भी अच्छी बात ही है। ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के अलग इसलिए लिखा कि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कि ये कौन थे, KN राज कौन थे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बनाने वाले, या फिर ऐसा मान लो कि उसमें हेल्प करने वाले, उसमें कुछ आइडियाज़ देने वाले विशेषज्ञ थे। यानी कि ये क्या लिख दिया, KN राज है भाई, ये ठीक कर लेना भाई, KN राज इंग्लिश में मिसप्रिंट था।
तो ये स्पेशलिस्ट थे इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, पहली पंचवर्षीय योजना के ये विशेषज्ञ थे। दूसरा, इस ये युवा थे और इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भविष्य में जो आगे हैं, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1951 से स्टार्ट थी, तो आगे यहाँ 2 दशक के अंदर, 2 दशक का मतलब हो गया 70 तक, 10 साल, एक डिकेड 10 साल का, तो फिर 10 साल, दशक तक भारत को अपनी चाल थोड़ी धीमी रखनी चाहिए, ठीक है, रखनी चाहिए, क्योंकि तेज़ रफ्तार विकास या अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा। इनका ये मानना था। यानी कि दिस यंग इकोनॉमिस्ट आर्ग्यूड दैट फॉर द नेक्स्ट 2 decades इंडिया शुड कीप इट्स प्लेस एज फास्ट ग्रोथ विल हर्ट द इकोनॉमी। वो इकोनॉमी डिस्टर्ब उससे हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा धीरे धीरे हर काम में करना चाहिए। फिर है वेरी इंपॉर्टेंट पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस है वो हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक है, ऐसा मान लो कि उसके पूरा इन्हीं का दिमाग था। इसके नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों में एक टोली ने दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है ये, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की या फिर किसके नेतृत्व में हुई, किसके लीडरशिप में हुई, तो आंसर होगा पीसी महालनोबिस, ठीक है। यानी कि अंडर दिस लीडरशिप ए ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स प्रिपेयर्ड द सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया अपने दोनों प्लान। अब एक छोटा सा अलग से हेडिंग लगा लेना, ऐसे ही 2 पॉइंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अलग से 2 पॉइंट है। वो ये हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे कि डिसीजन किसका होना चाहिए। सरकार को विकास संबंधी योजना के बारे में निर्णय लेने से पूर्व एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। जब भी कोई सरकार डिसीजन लेती है कि इस जगह सड़क बननी चाहिए, इस जगह फैक्ट्री लगनी चाहिए, तो हमेशा एक सामाजिक समूह और दूसरे सामाजिक समूह के बीच में कंपैरिजन होता है कि कितने लोगों को खेती बाड़ी का नुकसान होगा, किस जने का इधर से अगर सड़क निकलेगी तो किसकी उपजाऊ ज़मीन वेस्ट होगी। उन सबको ध्यान में रख के काम करती है गवर्नमेंट। ऐसे डिसीजन नहीं ले लेती कि नहीं सीधी किसके मकान तो नहीं टूट रहे, कोई स्कूल या कोई मंदिर तो नहीं टूट रहा, कोई मस्जिद, जो भी हमारे टेम्पल वगैरह होते हैं वो तो नहीं टूटे। सब कुछ सोच समझ काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कह दिया कि सपोज यहाँ टेम्पल है, मंदिर है, यहाँ मस्जिद है और रोड इधर से निकली तो ये तो बच गया, लेकिन अब इसके बीच में से अगर जाना चाहे तो फिर कैसे काम चलेगा। या फिर इधर से निकली, ये बच गया, इधर से निकलेगी, तो यहाँ एक सामाजिक जो कोई भी सोशल ग्रुप हो, कोई सामाजिक वर्ग है, उसके यहाँ पर एक तरीके से हर्ट हो रहा है कि नहीं यार मंदिर नहीं टूटना चाहिए, इधर कहते हैं कि मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए। तो मतलब कोशिश रहेगी कि दोनों की ही बात को माना जाए और कोई तीसरा रास्ता अपना ऐसे निकाल दी जाए सड़क को, या फिर ऐसे निकाल दिया जाए। तो एक सामाजिक समूह के हितों की कंपेरिजन हम दूसरे वाले दोनों के साथ कंपेयर करके करेंगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कोई आने वाली पीढ़ियाँ भी तो आएगी, उनके लिए भी कुछ बचा के रखना है, तो आने वाली पीढ़ी के हितों के लाभ हानि की तुलना करके मापना पड़ता है, ठीक है। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेगी तो ये काम करेगी। ये हैं द इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप आर वेल्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर सोशल ग्रुप बिफोर द गवर्नमेंट डिसाइड्स on development plan. At the same time, the interest of the present generation and the interest of coming generation also have to be measured on the scale of profit and loss. वो सब देखा जाता है। जैसे पेट्रोल डीजल की बात की जा रही है तो गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल की रेटें हाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो बचा के रखना है, और इस हिसाब से खपत होती रही तो फिर इसका एक ही चीज़ है कि आने वाली पीढ़ियाँ इसको नहीं देख पाएगी। एक्चुअल में वैसे भी पेट्रोल डीजल नहीं देख पाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो एक ही काम करो क्या कि इलेक्ट्रिसिटी की जो व्हीकल है उसको बढ़ाया जाए, और ये जो चीज़ें हैं जितनी भी है इसकी रेट हाई कर दो तो ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो जाएगा। इन ए डेमोक्रेसी, सेकंड क्या है कि लोकतंत्र में विकास संबंधी निर्णयों के संबंध विषय विशेषज्ञों की राय महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग बता दिया। इन ए डेमोक्रेसी द ओपिनियन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स is important in relation to these developmental decision, but the final decision must be a political decision, because the people's representatives understand the sentiments of people and only the people's representatives should take such decision. उनको लेना चाहिए। और लास्ट जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक के जो आपके चैप्टर खत्म होता है वहाँ शुरुआती पेजेस में होगा। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये है कि क्या आप कह रहे हैं कि आधुनिक बनने के लिए पश्चिमी होना
जरूरी नहीं है क्या ये संभव है? आर यू सेइंग दैट टू बी मॉडर्न वन डज नॉट हैव टू बी वेस्टर्न, इज दिस पॉसिबल? हर कोई कहते हैं कि यार जो भी काम होता है तो क्या कहते हैं, ओ आजकल तो वेस्टर्न का कल्चर इधर आ रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा आधुनिक हो रहा है, कुछ ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है। तो ये यही कह रहे हैं कि क्या मॉडर्न होने के लिए आधुनिक पश्चिमी जो चीज़ें वो होना ज़रूरी है क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसको अपन को अलग नज़र से देखना चाहिए। ध्यान से पढ़ो कि आधुनिक बनने के लिए पश्चिमी होना ज़रूरी नहीं है, ये बात तो ठीक है कि यू डोंट हैव टू बी वेस्टर्न टू बी मॉडर्न, उसके लिए होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्राय आधुनिकरण का जो संबंध है ना वो पाश्चात्यकरण से माना जाता है। ठीक है, ये कि हाँ, मॉडर्नाइजेशन इज़ ऑफ्टन कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड टू वेस्टर्नाइजेशन, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन ये सही नहीं है। हम क्या कहते हैं, आधुनिकरण है, कहेंगे आजकल है मॉडर्न ज़माना है। पहले मतलब आधुनिक को कहते, इसको तो कह देंगे आधुनिक, और इससे पहले लगे ये पाश्चात्यकरण है। मतलब हम मॉडर्न को किस नज़र से देखते हैं कि ये मॉडर्न है और ये पाश्चात्यकरण, मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं कि ये तो पाश्चात्यकरण की बातें हैं यार, ऐसा थोड़ी, आजकल मॉडर्न ज़माना है। तो मतलब हमें पाश्चात्यकरण से नहीं देखना चाहिए। उससे देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा कल्चर वेस्टर्नाइज हो रहा है। तो मतलब हमें पाश्चात्यकरण से मापा जाता है ना, ये गलत है ये, लेकिन ये सही बात नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि आधुनिक होने का अर्थ मूल्यों एवं विचारों में समस्त प्रगतिशील परिवर्तन से लगाया जाता है। ये परिवर्तन समाज को आगे की ओर ले जाने वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्न है कपड़ों के हिसाब से। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आजकल तो ये वो पहनते हैं, ये वो पहनते हैं, उससे कोई समाज आगे नहीं चला जाना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉडर्न का मतलब ऐसा है कि जैसा लोगों की लाइफस्टाइल में कितना बदलाव आया, लाइफस्टाइल में कितना बदलाव आया, लोगों के रहन सहन में कितना बदलाव आया, गाड़ी घोड़े, इन सब जितने इन्वेस्ट, इसमें क्या क्या लोग कैसे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ देश आगे ग्रोथ, मतलब एजुकेशन में कितना सुधार हुआ, मेडिकल में कितना सुधार हुआ, तो हम कहेंगे कि हाँ वाकई देश अच्छी राह पे चल रहा है, मतलब मॉडर्न हो रहा है। वो मॉडर्न और तरह से मॉडर्न नहीं, उससे देखना है। आधुनिकीकरण परिवर्तन केवल विवेक पर ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों पर भी आधारित होते हैं। जबकि पाश्चात्यकरण की अगर आप बात कर रहे हो तो पाश्चात्यकरण मूल्य मुक्तता पर बल देता है, वो तो कोई मतलब नहीं पहले वाले बात। तो इस प्रकार आधुनिक बनने के लिए पश्चिम होना ज़रूरी नहीं है, अलग नज़र से सोचना है आपको। इस क्वेश्चन आप अच्छे समझ के करना तो आपको समझ आएगा। बिकॉज बीइंग मॉडर्न मीन्स ऑल द प्रोग्रेसिव चेंज इन वैल्यूज एंड आइडियाज, these changes should take the society forward. Modernization changes are based not only a conscience but also a social values, whereas westernization emphasizes on freedom of value. Thus modernization does not have to be western. इसलिए इसके लिए वेस्टर्न होना या फिर ऐसा मान लो कि आधुनिक बनने के लिए पश्चिमी होना ज़रूरी नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, और अब एक वीडियो और आएगा, उसके बाद में एक क्लास और होगी, उसके बाद अपने ये चैप्टर शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ के साथ नोट्स बनाना है आपको और साथ के साथ याद करना है, टाइम टेबल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, ओके।